आप साउथ में देख लें, सैकड़ों स्कूल ऐसे मौजूद हैं जिनकी चार दीवारी मुकम्मल नहीं है, क्लासरूम पूरे नहीं हैं, टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद नहीं है। टीचर को पैसा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तालीम के लिए हम बजट ही इतना कम रखेंगे तो हम बेहतरी क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं तो उससे आने वाली नस्ल आपकी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती है, उसका विजन और उसका शऊर बेहतर कर सकते हैं। तो वो जो बुलेट ट्रेन पे पैसा लग रहा है वो सर एजुकेशन सिस्टम पे पैसा नहीं लग सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे वैसे तो क्लेम किया जाता है कि जी सारा झूठ है और कोई चीज़ काम की नहीं होती, लेकिन बसा औकात इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। इसमें एक पोस्ट नज़र से गुजरी, उसमें था कि साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के गेट पर एक तहरीर लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि जी किसी मुल्क को तबाह करने के लिए उसकी कौम पर आपको एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल भी फायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस कौम का एजुकेशन सिस्टम जो है ना जी, वो आप सब स्टैंडर्ड कर दें, उसके म्यार को गिरा दें, और आपके उसमें इम्तिहानी जो आपका जो सिस्टम है उसमें आप नकल के सिस्टम को फ़रोग देना शुरू कर दें। ये दो काम करें वो कौम तबाह हो जाएगी। और इस आपका एजुकेशन सिस्टम में जिसको आप लो स्टैंडर्ड कर देंगे, जिसके एग्जामिनेशन सिस्टम में आप चीटिंग को फ़रोग देंगे, उसके बाद जो डॉक्टर निकलेगा उसके हाथ में मरीज़ तड़प तड़प कर मर जाएंगे, और पुल बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, सड़कें बनेंगे, वो बनते ही टूट जाएंगी। और उसके बाद जो हमारे जो मौलवी हजरात होंगे ये एक दूसरे को सिर्फ इस बेत पे बाइस पे कत्ल करने का फतवा देंगे कि वो दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। और इसी एजुकेशन के बाद जो लो स्टैंडर्ड होगी, जिसमें चीटिंग फ़रोग होगी, उसके बाद जो पुलिस का सिस्टम बनेगा वो भी ऐसे ही पुलिस वाले होंगे जो इस वक्त हैं, और हमारी जुडिशरी भी ऐसे ही जजेस पे मुतम्मिल होगी जो इस एजुकेशन सिस्टम को जो लो स्टैंडर्ड है, जिसमें चीटिंग फ़रोग पाती है। और इस तरह का सिस्टम चलता रहेगा और आपका कोई भी मुल्क इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो तबाह हो जाएगा। और इसमें बड़ी एक ज़बरदस्त है, दी कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज़ द कोलैप्स ऑफ द नेशन। तो एजुकेशन के बग़ैर आपकी ना मईशत ठीक हो सकती है, ना आपका हेल्थ सेक्टर ठीक हो सकता है, ना कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अगली नस्ल आपकी प्रिपेयर्ड हो सकती है जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए। तो आज के एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे जी, हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किधर स्टैंड करता है। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, मिडल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर मास्टर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे चले जाएं तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, कॉलेजेस कैसे हैं, स्कूल्स कैसे हैं। तो इस पे हम ओवरऑल एक एजुकेशन सिस्टम पे डिबेट करेंगे। हमारे साथ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रिप है इनके एजुकेशन पे, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स प्लस इनका एजुकेशन पे कवरिंग एरिया है इनका, और बड़ी खाक छानी है इन्होंने एजुकेशन में। रूफमान साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये बड़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है जी आपका एजुकेशन में, आपने कई दौर देख लिए एजुकेशन में। तो एजुकेशन के उतार चढ़ाव में मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा किसी की ग्रिप नहीं होगी। तो एजुकेशन इस वक्त हमारा एजुकेशन सिस्टम किधर स्टैंड करता है और उसमें मेजर जो 2-3 जो फ्लॉज हैं वो आप पहले तो आइडेंटिफाई कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने ग्रिप का बताया। मैं वैसे अपने आप को भी तालिब इल्म ही समझता हूँ इस फील्ड का, क्योंकि ये तो बंदा हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखता है। तालीम का जहाँ तक आपने बताया है, तालीम वाकई पाकिस्तान का इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे अहम मसला है कि हम पिछले 75 सालों में 78 सालों में अपनी कोई भी सहम सीधी नहीं कर सके। इसमें जितने तजर्बात इस शोबे में हुए हैं वो शायद ही कोई ऐसा शोबा हो। हर हुक्मरान आया है, नई पॉलिसी, नए अंदाज, नई चीज़ें, नए दावे, लेकिन मसला वही है कि जहाँ चले थे वहीं खड़े हुए हैं। इसमें देखें कि एक तो हमें जो दो मुश्किलात हैं, एक तो जो ग्रांट हम मुख्तस करते हैं वो आलमी म्यार की उस लेवल पे तो नहीं आती। यूनेस्को जो है उसने कहा हुआ है जीडीपी का कम से कम 6% आप एजुकेशन पे खर्च करें। यूनेस्को ने कहा हुआ है, ओके, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है।
लेकिन आप देख लें हमारा जो बजट है, इस बजट में भी आप देख लें कि बमुश्किल 2% हम मुख्तस करते हैं और खर्च होता है वो। और जब वो एंड में पता लगता है जी 1.5, 1.4 या बाद 1 पॉइंट, वो 2 भी पूरा नहीं खर्च होता। वो 2 भी हम पूरा खर्च नहीं कर पाते। ठीक है। तो जब तालीम के लिए हम बजट ही इतना कम रखेंगे तो हम बेहतरी की क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो पैसे का इशू हो गया कि जी हम टीचर को पैसा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है। यहाँ सिर्फ टीचर्स को नहीं, आप पूरे सिस्टम को दे रहे हैं ना। उसमें नए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, उसमें जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए सारा उसी में आ जाता है। ठीक है, एक तो ये सिस्टम हो गया। अभी इसके लिए मतलब अगर मैं पहले इसको कहूँ, जैसे आप बता रहे थे कि 75 साल में हमने बहुत सारे तजर्बात किए, लेकिन हम कोई भी, तो इसको अगर मैं ऐसे इसको समझने के लिए, अपने समझने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ तो देर में मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, अगर हम 75 साल में इसको कहें कि जी हर साल हमने एक तजर्बा किया तो 75 तजर्बे कर चुके हैं हम। अगर हम कहें कि जी हमने हर साल तजर्बा नहीं किया, 2-2 साल बाद तजर्बा किया है, तो 35 तजर्बे कर चुके हुए। तो 35 तजर्बे में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं। तो जब हम तजर्बे के लिए, जब हम इसको समझने की बात करते हैं, तो वो ये होता है कि जी मैं एक मंजिल का तयन करता हूँ कि जी मैं इधर से चलूँगा जी, मैंने यहाँ पहुँचना है। तो मैं एक तजर्बा करता हूँ कि मैं ऐसे जाऊँगा जी, तो मैं तजर्बा मेरा नाकाम हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि जी मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं वो मंजिल तक पहुँच नहीं सकता। तो 35 तजर्बे हो चुके हैं, मंजिल तक हम नहीं पहुँच सकते जी। तो मंजिल का तयन ठीक किया हुआ है? नहीं, देखें इसमें वही चीज़ आ जाती है ना कि हम ऐलान तो कर देते हैं कि जी हम ये करेंगे, जी ख़वान की लिटरेसी रेट को हम इतने % ले जाएंगे, 100% हमने करना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो तालीमी एमरजेंसी भी आपको जैसे इल्म है नाफिज कर रखी है लेकिन बात यह है कि बात वो सिर्फ दावों तक रह जाती है, ऐलाना तक रह जाती है। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कोई भी हुक्मरान कम अज़ कम जो मैंने देखा है तालीम के लिए कोई ना संजीदा है, ना उनकी ये तरजीहात में होता है। सिर्फ ऐलान होता है, खबर छपती है, चलाई जाती है, उसके बाद साल के एंड में पता चलता है जी उसमें कोई भी इतनी ज़्यादा फ़र्क वाली बात सामने नहीं आती। अच्छा, आप कहते हैं कि जी उनका तरजीहात में नहीं है, मतलब इनमें से इस वक्त जो लॉट बैठी हुई है पार्लियामेंट में, मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके बच्चे बाहर ना पढ़ रहे हो। ठीक, हम सिंपल पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं, या जिनके बच्चे पाकिस्तान में जो अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जो टॉप एलीट के लिए एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें एचिसान हो गया और बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें ना पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि जी अगर हम इसको, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो 1000 हैं या 1200-1500 जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को तो अंदाज़ा है और वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जब अवाम के बच्चों की बात आती है, उस वक्त उनको कुछ दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि जी अवाम के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है, हमारी तरजीहात नहीं है। तो ये इसको कुछ समझ में आते हैं कि ये क्यों होता है? एक बंदे को तो समझ में नहीं है ना एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। जैसे एक देहात में बैठा हुआ है, वो कहता है पढ़ के क्या करना है, फजूल है, उसको खेती बाड़ी में लगा देता है, वो उसको काम सिखा देता है मोचियों का, वो देगे पकाने कर देता है, वो तो चलो समझ में आती है। एक बंदे को शऊर नहीं है, उसको तो इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं। एक बंदे को शऊर है, वो अपने बच्चे को भी अच्छी तालीम दिलवाता है, पाकिस्तान में या बाहर भेज के पढ़वा रहे हैं। वो जब मुल्क की बागडोर संभालने की बारी आती है, डिसीजन लेने की बारी आती है, उस वक्त वो कहता है कि नहीं जी इस पर नहीं खर्च करना मैंने। कि क्या लॉजिक समझ में आती है? देखें, शऊर तो है, शऊर है तो बाहर पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को। भाई शऊर तो है, फिर क्या अजाब है कि जी तरजीहात में नहीं है, कि जी अवाम को तरजीहात में नहीं है। इसलिए कि आपका एक तो बजट भी देखें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आपका बजट भी बहुत कम है तालीम के लिए। सब बजट तो किया जा सकता है ना। देखिए आप अगर 5-5 करोड़ रुपए भी, अगर आप 50 सेगमेंट है ना आपके बजट के, 5-5 करोड़ रुपए निकालें तो आपका एजुकेशन का बजट पूरा होता है। नहीं, एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा आपको दरकार है। आप साउथ में देख लें, सैकड़ों स्कूल ऐसे मौजूद हैं जिनकी 4 दीवारी मुकम्मल नहीं है, क्लासरूम पूरे नहीं हैं, टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद नहीं है, है ना। बजट तो बहुत चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत चाहिए। सर 40-50 साल भी तो बहुत पीरियड है ना। तो तरजीहात नहीं रही ना, थोड़ा थोड़ा भी आप लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जब तक पिछले और पुराने हो जाएंगे स्कूल। ये तो आपको मुस्तकिल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तालीम ऐसा शोबा है,
इसके बगैर देखें आप कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तालीम बुनियादी चीज़ है। तालीम पर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सफ़र की जाती है दुनिया में, और जिन ममालिक ने की है जो आज टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। आप साउथ एशिया पे आ जाएं, देखें पाकिस्तान जीडीपी का सबसे कम खर्च करने वाला तालीम का परसेंटेज पाकिस्तान की, ठीक है ना जी, 2%, जो लगता भी फिर कम है उससे भी कम हो जाता है। भूटान जैसा मुल्क, उसकी 6% है जीडीपी का। भारत 4% खर्च कर रहा है, श्रीलंका 3% खर्च कर रहा है, नेपाल भी 5 के करीब है अपने जीडीपी का खर्च कर रहा है ना जी। अब कुछ मुल्क तो यूरोप में ऐसे हैं जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड वगैरह, इस तरह वो जीडीपी का 12% खर्च कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यही एक तरीका है कौम को आगे ले जाने का। आप अपने बाकी अखराजात कम करें ना। सर दुबई में हम फ्लैट वगैरह ना खरीदें, इसका मतलब है? हाँ, तो हम अगर आवाम पे लगाएंगे तो फिर हम दुबई में तो प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीद सकते ना सर। बस फिर ऐसे ही है, अवाम और सिस्टम तो फिर ऐसे ही चलेगा। मतलब कोई हल नहीं है। नहीं, हल कोई हल है, करने वाला नहीं है। करने वाला हो, कोई संजीदा काम करने वाला हो कोई, लेकिन वो फिर वही शख्स करेगा आके कि अगर सिस्टम में आपके इस्तेहकाम है ना। मैं एक बुनियादी बात कहता होता हूँ कि जब तक आपके पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेहकाम नहीं आएगा ना, तो जो हुकूमत 1-2 साल के लिए आएगी, 3 साल के लिए आएगी, भाई वो क्यों अपनी 5 या 10 साल एजुकेशन पॉलिसी क्यों वो उस पर खर्च करेगी ना सोचेगी? नहीं कर सकती। सबसे पहले तो अपनी हुकूमत बचाएगी, उसके बाद और बड़े ज़रूरी शोबे हैं, तालीम तो फिर कहीं जाके। सर अभी ये बुलेट ट्रेन, अभी लास्ट टाइम भी आपसे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि लाहौर से पिंडी बुलेट ट्रेन की, उसके लिए पैसा है जिससे लोगों की नस्ल की, आने वाली नस्ल को आप प्रिपेयर नहीं कर रहे बुलेट ट्रेन पे बिठा के। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं तो उससे आने वाली नस्ल आपकी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती है, उसका विजन और उसका शऊर बेहतर कर सकते हैं। तो वो जो बुलेट ट्रेन पे पैसा लग रहा है वो सर एजुकेशन सिस्टम पे पैसा नहीं लग सकता। नहीं, देखें मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। बुलेट ट्रेन दुनिया के हर मुल्क, बेशतर तरक्यात ममालिक में तो चल रही है, तरक्की पजीर मुल्क हैं वो भी इसमें लगे हुए। ये देखें बेसिकली तो ये कौम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत के लिए होना भी चाहिए। दुनिया भर में मेट्रो ट्रेन चल रही है, इंटरसिटी अंडरग्राउंड ट्रेनें चल रही हैं, इसको इसके ऊपर आप फिक्स ना करें ना सर। बजट में बात ये प्रायोरिटी क्या है? नहीं, देखें वो भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत, बाकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। नहीं, एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर बैठ के आप इस चीज़ का फैसला करेंगे ना कि कहाँ हम गैर ज़रूरी अखराजात कर रहे हैं। मेरा यही था कि जब आपको एजुकेशन का बजट कम है तो आपके पास बाकी बजट में अगर आपके पास 100 पोर्टफोलियो हैं तो एक एक पोर्टफोलियो से आप पैसे कम करें प्रायोरिटी बेस पे। जैसे आप कहते हैं तरजीहात ही नहीं है, करना नहीं चाहते ना सर। करना चाहें तो फिर तो रास्ते हैं कि जी आप बुलेट ट्रेन जो है ना जी वो आप साल बाद बना लेंगे। पहले हम एजुकेशन सिस्टम को बेस करें, पहले उसको अवाम को तो कुछ अपॉर्चुनिटी दें ना सर, कुछ लर्न करने के लिए। जो उनको सीखने के मौके हैं वो दे नहीं रहे आप। सर कौम को सीखने के मौके तो देने चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं ना, उन्होंने अपने कुछ चीज़ें पब्लिक के लिए भी दिखानी होती हैं। को मोटरवे बना दी, को पुल बना दिया, चलें ये भी ज़रूरी है, लेकिन वो पॉलिटिकल भी उनका एक थोड़ा सा वो होता। अब एजुकेशन में जब ये लगाएंगे या कोई पॉलिसी बनाएंगे उसके असरात तो 10-12 साल 15 साल फिर कहीं जाके बरामद होंगे जी ये पॉलिसी बनी थी। तो इतना टाइम हमारे पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है सर। ये मतलब अभी तीसरी नस्ल की तैयारी हो रही है, एक दोनों पार्टी में, पीपल पार्टी में भी और नून लीग में भी। मतलब मियाँ साहब आए, अभी मरियम बीबी हैं, अभी ये तो सब 15 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं, पता लगता है कि ये 30-30 साल हुकूमत कर चुके हैं दोनों खानदान। तो अगर ये अब भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले आने वाली नस्ल क्या भी हम इसी पॉलिटिक्स में ही पाकिस्तान में मुस्तकबिल बनाएंगे तो कैरियर उसका पाकिस्तान की सियासत में ही होगा, तो ये फिर इतने गए गुजरे हैं कि जी अगले 15 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अवाम को शऊर दे के वो फिर वो पार्टीज़म में वो चाचा भतीजा बाप वो वाला फिर कल्चर ख़त्म हो जाएगा ना। ये तो यही वजह नहीं है। नहीं देखें, अवाम को शऊर आ जाएगा तो शऊर तो देखें अब जैसा भी है अवाम को, वैसे मैं ये कहता हूँ कि जो कलेक्टिव विजडम होती है ना, जो इज्तिमाई दानिश है वो कभी गलत नहीं होती।
लेकिन सवाल ये है कि इज्तिमाई दानिश को बुरोए कार भी तो लाया जाए ना, अवाम की जो हकीकी राय वो भी तो सामने आए ना। फॉर्म 47 फिर किधर जाएगा सर? अगर हम अवाम की कलेक्टिव विजडम को लेके आते हैं तो फिर फॉर्म 47 फिर काम रुकावट है ना सर। ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि आप ये देखें कि अभी तक हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इतना शफाफ नहीं है कि उस पर तमाम कौम मुत्तफिक हो, तमाम जमातें, हमेशा से ये क्वेश्चनेबल रहा है। और उसी की वजह है कि शायद जो है हमारे जो असल नुमाइंदा लोग हैं वो नहीं आ पाते ऊपर, पार्लियामेंट में नहीं आ पाते। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेहकाम लाएं, माशी पॉलिसियाँ बनाएं, तालीमी पॉलिसियाँ बनाएं। देखिए जिस मुल्क में भी इस्तेहकाम रहा है वहीं ये सारी पॉलिसियों के समरात हकीकी मानों में सामने आए। अब हमारे पड़ोसी की मिसाल ले लें, दाएँ बाएँ आप देख लें, जिन मुल्कों की इकॉनमीज़ और उनकी तालीमी है वो वहाँ इस्तेहकाम है। मैं अगर आ जाऊँ, मुझे पता ही नहीं कि मैंने यहाँ इस सीट पे कितने साल बैठना, तो मैं क्यों इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करूँगा? नहीं सर, आप देखें ना, एक सियासतदान है, वो पार्टी को हेड करता है, वो जाता है पब्लिक में, उनको कहता है कि जी मुझे आप मौका दें, मुझे वोट दें, मैं मुल्क के लिए ये करूँगा, मैं नई नस्ल के लिए ये करूँगा, मैं आपकी जान और माल हिफाजत के लिए कानून बनवाऊँगा, मैं पुलिस को स्ट्रॉन्ग करूँगा, मैं जुडिशरी को ठीक करूँगा, आपको इंसाफ मिलेगा। ये वो सारे वादे करके पार्लियामेंट में जाता है और वो वादे करके जाता है कि जी मेरा मुंतखब नुमाइंदा है, इसको आप वोट दें, ये असम्बली में जाएगा, मैं स्ट्रांग होऊंगा तो मैं आपके लिए ये कुछ करूंगा। जब उसको पब्लिक वोट देती है, वो असम्बली में जाता है, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। बेशतर तो वोटों के जरिए नहीं जाते ना। इसका मतलब फिर लीडर, सारा प्रॉब्लम लीडरशिप में है। नहीं, लीडरशिप भी आप देखें ना, लीडरशिप भी तो नीचे से ही आएगी ना। आपने कहाँ से नीचे आ गई? दोनों खानदानों की लीडरशिप कहाँ से नीचे से आई है? ये तो आई ऊपर से है। नहीं, ऊपर से आई, अवाम तो दे रहे हैं ना वोट इनको। वो तो भी डेवलप करवाया गया ना सर, उनको भी तो डेवलप करवाया गया। नहीं देखें, ये भी एक बड़ी बात नहीं है। विरासत हम कहते तो हैं इसको कि जी एक विरासत चली आ रही है, लेकिन एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक जर्नैल का बेटा क्वालीफाई हो गया है। क्वालीफाई भी देखिए, क्वालीफाई अभी मरियम बीबी ने क्वालीफाइंग टेस्ट दिया है, या बिलावल ने कौन सा दिया, या अहमद वली ने कौन सा क्वालीफाइंग, या मोहन सिलाई ने कौन सा क्वालीफाइंग टेस्ट दिए हैं? क्वालीफाइंग जो टेस्ट है ना, वो कि उसने इम्तिहानी सेंटर में बैठ के नहीं देना, वो अवाम की राय से सामने आता है। वो तो पार्टी की बात देखे ना, वो उसको अवाम को ना कबूल करे। वो उधर से अहमद वली जो है ना जी, वो एनपी का सदर बन गया है जी, वो कहते हैं कि जी मेरी पार्टी कहती है जी ताहियात सदर हैं जी, मैं ताहियात बन गया हूँ। तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ गई? ये तो वोट के थ्रू नहीं हुआ ना सर। एक पहलू इसमें जो हम कह सकते हैं वो ये है कि पॉलिटिकल जमातों को अपना एक इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना चाहिए, कुछ जो नहीं होता। सारे करवाते हैं सर। नहीं, वो तो ऐसे ही होता है ना जी, पहले से नामजद हो जाते हैं, वो तो आपको भी पता है किस तरह होते हैं, ठीक है ना जी। नून लीग के किस तरह हुए, अब पीटीए के किस तरह होते हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के, ये ऐसे ही हैं। लेकिन एक सही जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो हो, ताकि नीचे से ग्रास रूट लेवल से लोग जिनको चाहते हैं कि ये आगे आएँ, उनको पार्टी में आगे जगह मिलनी चाहिए, उन्हीं को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अच्छा, अभी इसको हम अगर देखें तो ये एजुकेशन का जो सिस्टम है सलमान साहब, अभी आप देखें ना कि जी ये हमारे पास 30-35 साल डिक्टेटरशिप रही, ज़िया-उल हक रहा, अयूब खान, ज़िया-उल हक, मुशर्रफ दौर में एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया। नवाज शरीफ का पहला टेन्योर, बीबी का टेन्योर, उसके बाद फिर दूसरा टेन्योर, फिर तीसरा टेन्योर, फिर पीटीआई का आ गया, मौलाना की हुकूमत रही, एएनपी की हुकूमत रही, उधर बाप की रही, उधर एमकेएम की रही। तो सर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस सेंसिटिव इशू को एड्रेस नहीं किया, फिर बाकी कौन सी जमात रह गई? किसको टेस्ट करेंगे आप तजर्बे के तौर पर? तजर्बा कोई भी नहीं अब हो सकता। आप तो ये देखें, एमरजेंसी लगाई है तो फिर एमरजेंसी का बजट में नजर आ रहा है ना सर, बजट में नजर आ रहा है। और ये तो अभी जो ऐलान है ना, ये जब आप अगले साल बजट आएगा फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि जीडीपी का 2% किया था तो लगा कितना है, ये तो फिर पता लगेगा। तो लिहाजा इस तरह की बात करनी तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना, उसको अपनी तरजीहात में शामिल रखना और मुस्तकिल बुनियादों पर रखना, ये अहम बात है। अच्छा मतलब जब इनका बजट ये 2% देते हैं तो ये यूनिवर्सिटियाँ कैसे बना रहे हैं?
यहाँ पे आप देखें कि जी नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बन गई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बन गई, एमरसन कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी बना दिया, और बहुत सारे कॉलेजेस को वो यूनिवर्सिटीज़ बना के दे रहे हैं। तो जब आपके पास बजट ही नहीं है तो फिर कैसे रन करेंगे आप इसको? इसलिए मुश्किल हो गया रन करना। अब आप ये देखेंगे इनके जो इस दफ़ा HEC ने कोई 105 अरब रुपए हायर एजुकेशन के लिए रखे हैं, जिसमें 39 अरब 50 करोड़ गालबन तरक्याती मंसूबों के लिए हैं, और बाकी 66 अरब रुपए के करीब जो है वो उनके जो जारी अखराजात हैं, तनख्वाहें, पेंशन, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इसके लिए। अब पिछली दफ़ा 70 था ये। फपासा जो है, इनकी जो फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ की तंजीम है, उन्होंने 200 अरब रुपए की डिमांड की थी कि यूनिवर्सिटियों को अगर चलाना है, क्राइसिस से निकालना है, क्योंकि आपने 65 अरब 64 अरब 60 अरब का एक बजट पिछले 10-15 सालों से यूनिवर्सिटियों के जो जारी अखराजात हैं लेकिन बजट के लिए रखा हुआ है। अब उस वक्त से लेकर अब तक टीचर्स की तनख्वाहों में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है पिछले 5-10 सालों में। पेंशन में भी इजाफा है। तो बजट आपने वही रखा हुआ है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा कि यूनिवर्सिटियाँ फ़ीसें बढ़ाएंगी, नहीं तो वो बंद हो जाएंगी। मतलब जब ये एक वाइस चांसलर बैठता है या ये गवर्नमेंट बैठती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, तो ये उस एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को, लाइक मैं अगर BZU की एग्जांपल दूं या एमरसन की एग्जांपल दूं, तो इसका जब आप साल का बजट बनाते हैं तो उसके बाद उनको आप असाइन नहीं करते कि आपने क्या रेवेन्यूज जनरेट करने हैं। इसको आप इक्वल बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? भाई आपका खर्चा है 10 करोड़ का, इनकम है 3 करोड़ की, तो 7 करोड़ कहाँ से आएगा? तो इसके लिए कोई मॉडल बनाया जाए, कोई प्रपोजल ली जाए, कोई जो PhD को है जी वो उनको थोड़ा कोई टाइट किया जाए कि जी आपने अपना इनपुट देना है, कोई एडमिशन के लिए बेहतर किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया था कि एडमिशन इनटेक हो। तो ये कोई फर्क ही नहीं करता। एडमिशन इनटेक की तो बहुत बुरी सूरत हाल है। अब अगर आप जामिया ज़िक्रिया को देख लें तो जो इनका ये ऑफ़र करते हैं प्रोग्राम में, उसके तकरीबन मजमूई दाखिले तकरीबन 16,000 के करीब बनते हैं। ठीक है। और दाखिल हो रहे हैं 8 से 9,000। 50% एडमिशन डाउन है। तो वो एडमिशन डाउन होने की वजह मतलब फीस बढ़ी है, या लोगों ने पढ़ाई हासिल करना छोड़ दी है, या प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो ट्रांसफ़र हो गए? इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो फ़ीसें ज़ाहिर है हर साल बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में अब भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी प्राइवेट बहुत ज़्यादा मार्केट में मुकाबले में आ गई हैं, कुछ ज़ाहिर इनटेक का फ़र्क पड़ा है उसमें। तीसरा, हमने ना बहुत सारे सब्जेक्ट इस तरह के शोबे कायम कर रखे हैं जिनमें इंटेक बिल्कुल ही मायूसकुन लेवल पे आ चुका है। कई शोबे, मतलब अगर BZU को ही हम देखें, ट्रांसजेंडर है, अरबी है, इस्लामियात है, सराइकी हो गया, किसी हद तक तारीख हो गया, मतलब इनमें तो अब देखें ना, ये पढ़ के डिग्री लेके इनकी क्या वहाँ आगे मार्केट में क्या गुंजाइश है? कुछ भी नहीं। लिहाजा इन शोबों को, यूनिवर्सिटियों को अब एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था ना, मतलब ये जो VC बैठा हुआ है उसका क्या काम है? अगर वो अपने बजट को, अपने डेफिसिट को वो बैठ के प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि जी मैं इस जो मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि 10 करोड़ उसका खर्चा है, 3 करोड़ इनकम है, 7 करोड़ का डेफिसिट है, और वो 6 डिपार्टमेंट ऐसे लेके बैठा हुआ है जिसमें हर साल 5 एडमिशन हो जाते हैं, 4 एडमिशन हो जाते हैं। उसके बाद वो आपने पूरे 4 साल का BS प्रोग्राम आपने उन्हीं 5 बच्चों के साथ करना है, और उसके बाद अगर वो एक आध बच्चा ड्रॉप हो जाता है या स्विच कर जाता है कहीं पे, तो आपने 3 बच्चों के साथ पूरे 3 साल 4 साल गुजारने हैं। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि जी उसको डिपार्टमेंट को कोई मर्ज करके कोई आप एक उसकी कोई कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, कोई प्लानिंग, कोई प्रपोजल, कुछ भी। तो VC साहब का कोई काम नहीं है इस तरह की प्लानिंग करना। नहीं, वैसे मैं बताऊं, ये जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं ज़ुबैर इकबाल साहब, ये इसी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के हवाले से इन्हीं चीज़ों पे कोई वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी जब आए थे इन्होंने, आते ही इन्होंने इस तरह का एक प्लान ज़ाहिर भेज दिया, चूँकि होमवर्क नहीं किया हुआ था। वो हुआ ये कि बोर्ड ऑफ फैकल्टीज़ में और एकेडमिक काउंसिल में वो बाउंस हो गया फैसला, गले पड़ गया, वो रिवर्स हो गया फैसला। अब फिर वही एक उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की हुई है। उसमें यही प्रपोज है कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं जहाँ इंटेक कम है,
और उनके सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं। मतलब IR का कोई प्रोफेसर है वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा सकता है, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर जो है वो IR की कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो मर्ज कर दिया जाए और उनको एक शोबा बना दिया जाए। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है, जो मुखालफत होती है कि अब हर चेयरमैन, हर शोबे का चेयरमैन एक अलग है, उसका अपना सेटअप है, पूरा एक दफ्तर है, एयर कंडीशन है, सारा एक पूरा सेटअप लेके बैठा हुआ है, सल्तनत है। हाँ जी, वो ख़त्म हो जाएगी। डिपार्टमेंट सल्तनत है, डिपार्टमेंट सल्तनत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से ये है कि टीचर की तरफ से मुखालफत का अंदेशा तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये मुशावरत करके यूनिवर्सिटी बचानी है ना जी, अगर आपने यूनिवर्सिटी को बचाना है, आपने उसको अखराजात को मिनिमम करना है, आमदनी के ज़राए को बढ़ाना है, तो फिर ये मिल बैठ के इन तमाम स्टेक होल्डर्स को इसी तरफ आना पड़ेगा, रिफॉर्म्स की तरफ। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ अखराजात के बोझ से ही ना बंद हो जाए। मतलब अगर हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तौर पर इस तरह की प्लानिंग करेगी, वर्किंग करेगी, तजर्बा करेगी कि जी मैं इस तरह कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, मैं इस तरह कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, तो अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा कोई फोरम बना दिया जाए जिसमें से 4-5 VCs को बिठा के और उस पर वर्किंग की जाए कि जी हम अक्रॉस द बोर्ड जो है ना जी, पूरे पंजाब के या पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एक फार्मूलेशन बना दें कि जी ये पॉलिसीज अप्लाई होगी और हर यूनिवर्सिटीज़ में वो अप्लाई हो जाए, वो बेहतर नहीं होगा? ये नहीं, वो है HEC ने मेरा ख्याल है कुछ खदो खाल इन्हें दिए हैं वाइस चांसलर्स को ना, कि आप जिसका एक ये यूनिवर्सिटी में भी तजर्बा होने जा रहा है कि आप इस तरह मर्ज करें, जो नहीं इनटेक होता उनको कम करें, अपने वसाइल को बढ़ाएं, मुखैर अज़ाज़ से जो है वो जो आपके बनाई के हैं, हाँ उनसे कुछ करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं, कुछ इस तरह करें कि आपके रिसोर्स में इजाफा हो, सिर्फ हमारे विनर हैं। उनका कहने का मकसद ये है। तो आप अभी ये जो कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस देती जा रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जैसे एमर्सन कॉलेज को उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया, तो वो पोर्टफोलियो मैच करता है उनका सबका कि वो स्पेस, बाकी डिपार्टमेंट्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, और वो खास तौर पर जो स्टाफ है उसका माइंड शिफ्ट करना, यूनिवर्सिटी का तो एक सर पोर्टफोलियो डिफरेंट है ना, वो कॉलेज में तो वो बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है। नहीं, वो प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल होता है। बल्कि आप ये देखें कि कॉलेज अब भी जो उनकी फ़ीसें हैं काबिल कबूल हैं मिडिल क्लास के लिए भी, सरकारी कॉलेजेस की, लेकिन जब आप उनको यूनिवर्सिटीज़ बना देते हैं, फिर वहाँ जो कोर्स आते हैं BS लाइक जिस तरह इस तरह के, तो उनकी फ़ीसों में एकदम सेमेस्टर पे चली जाती हैं 40-45 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर के। एक तो आप मिडिल क्लास वालदैन के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद कर देते हैं। भाई एक कॉलेज है, एक तारीखी कॉलेज है, एमर्सन कॉलेज की हम मिसाल लेते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉलेज था, आपने यूनिवर्सिटी बनानी है तो कहीं जाके दूर लेके एक नई यूनिवर्सिटी बना दें। इसी तरह ख्वातीन कॉलेज मुल्तान का सबसे बड़ा कॉलेज था, कचहरी वाला, इतनी बड़ी ज़्यादती की इन्होंने, ये मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था पिछले में, कि एकदम उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अब 9 से 12, 12 से 15 हज़ार तक स्टूडेंट यहाँ ज़ेर तालीम रहे हैं कॉलेज में, सब अंदरून ये करीबी शहरों के बच्चे बच्चियाँ वहाँ जाती थी। अब जब यूनिवर्सिटी बनी है तो उन्होंने FSA और BA ख़त्म करके तो उनके सेमेस्टर की आप ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के लेवल की जो फीसें होती हैं, तो वो आपने एक ज़रिया जो था आसान और सस्ता, वो ख़त्म कर दिया। ये तो है, इसको इनको चाहिए कि ये अगर यूनिवर्सिटीज़ बनानी है तो बिल्कुल नहीं बनाएं, कॉलेजेस में जाके फिर कॉलेज टीचर का यूनिवर्सिटी टीचर का बड़ा फ़र्क आता है जिस तरह आपने फरमाया। अभी सर अभी जो नया मेरे ख्याल में जो ये मॉडल है जिसमें अभी ये चीफ मिनिस्टर साहबा जो ये इस पर कर रही हैं, डील कर रही हैं, मेरे ख्याल में उसमें 1200-1500 के करीब वो फीस वो देंगी उस पार्टी को जो स्कूल रन कर रहा है, जबकि पेफ का जो पुराना मॉडल है उसमें मेरे ख्याल में 600-700-800 रुपये फ़ीस है। तो ये डिफरेंस कैसे मेड कर, मतलब पहले मैंने स्कूल बनाया सर पेफ का, मैंने बिल्डिंग ली, फर्नीचर लिया, मैंने सारा कुछ किया, टीचर रखे, मुझे वो एक बच्चे की फ़ीस दे रही हैं 700 या 800 रुपये। तो नए मॉडल में उसको बना बनाया स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, सारा कुछ उसको दे रहे हैं और उसको कहते हैं पैसे भी हम तुझे 1200 या 1500 रुपये देंगे। उसकी इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो है सर। इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, लेकिन यह है कि तरगीब तो देनी पड़ेगी ना, निजी शोबे को आप ला रहे हैं, क्योंकि आप इनके बस की बात आप ये समझते हैं कि अगर ये टीचर
की किल्लत को करते हैं। वैसे बेसिकली बात वही आ जाती है कि टीचर इसलिए नहीं भर्ती करना चाह रहे कि फिर पेंशन का मसला बनेगा, बाद में लाइबिलिटीज़ बनेंगी। सर कॉन्ट्रैक्ट पे करते रहे तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी तो आप किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे किए हैं, लेकिन उनको मुश्किल करना पड़ता है फिर बाद में। आप असेंबली में कानून साजी कर दें। कानून साजी नहीं ना कर सकते इस तरह। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वालों को किसी न किसी स्टेज पे तो करना पड़ेगा। अब उन्होंने इसका हल ढूंढ लिया ना, अब उन्होंने हाल ये ढूंढा कि इंटर्नीज को ले आएंगे, उसको 10 टीचर्स की ज़रूरत है, वो भर्ती करने की बजाय वो स्कूल हेड को कहेंगे जी आप अपने देखें किस किस सब्जेक्ट में कितने चाहिए, इंटर्नीज रख लें, लमसम 40,000 रुपये पर मंथ। सर इंटर्नीज का जो रखेंगे सर, वो तो पैसे कमाने के लिए, बेरोज़गारी इतनी है कि मेरे जैसा जो नूरा होगा ना सर, वो भी इंटर्नी के लिए वहाँ से जॉब करने पहुँच जाएगा, जबकि मेरा पोर्टफोलियो टीचिंग का है ही नहीं। ना मेरा इंटरेस्ट है, ना मेरा टेम्परामेंट है कि जी मैंने क्लास 4 के बच्चे को पढ़ाना कैसे है। जब मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं जस्ट फटीक समझ के वो पढ़ाऊंगा, तो आप एजुकेशन को किधर लेके जा रहे हैं? हाँ नहीं, ये बुनियादी चीज़ है उसकी। देखिए ये जो इंटर्नीज आएंगे ये 6 माह के लिए आएंगे, 8 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे। अच्छा, अब 8 माह में उसने पढ़ाना है, उसको रिजल्ट की भी कोई परवाह नहीं है। जो रेगुलर टीचर होगा उसे को तो रिजल्ट से बारे में पूछा जाएगा ना, उसकी प्रमोशन, उसकी चीज़ें उसके रिजल्ट से मशरूत होंगी, उसके म्यार तालीम से मशरूत होंगी, वो क्या टीचिंग कर रहा है। अब जो इंटर्नीज आएगा तो उससे ना को पूछा जा सकेगा, ना वो जवाब दे। जब पूछने की बारी आएगी उस वक्त तो वो होगा ही नहीं, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता। तो आप म्यार तालीम का अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तक जाएगा। ये एक नया तजर्बा हम कर रहे हैं कि रेगुलर टीचर रखने के बजाय हम इंटर्नी से काम ले रहे हैं, ये भी एक नया तजर्बा है। तो मतलब अभी ये इतना गुंजल है, मतलब हम स्कूल को देखें, कॉलेज को देख लें, यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, HEC को देख लें, हुकूमत को देख लें, तो किसी जगह भी कोई इसको अभी सीधा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं इस पे, तमाम पॉलिटिकल जमातों का इत्तेफाक हो, को इस तरह की पॉलिसियाँ आएँ जो मुल्क को आगे लेके जाएं तालीम के लिए, और वो फिर चलती रहनी चाहिए। अब होता ही है कि तालीम के लिए हायर एजुकेशन का फ़ंड है, उसमें से कई अरब रुपये उठाया और आपने लैपटॉप में दे दिया। भाई आगे ही HEC का बजट कम है, उसमें से भी अरब रुपये आप वापस लेके आप लैपटॉप स्कीम दे रहे हैं सस्ती शोहरत के लिए। तो HEC के बजट में से उठाना है, वो किसी और बजट में से नहीं उठाना। तो हायर एजुकेशन का बजट है ना जी, उसी में से जाएगा इसका। तो अभी मतलब मैं अभी ये जो हमारा इतना प्रोग्राम हमने डिबेट कर ली, मुझे नहीं समझ में आया कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करना चाहें तो कहाँ से इसकी बुनियाद रखी जाए। देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम देखें तो वो ग्रोथ रेशो कहाँ पे, एक इंडिविजुअल सर बंदा स्कूल ओपन करता है, उसके बाद 4 साल के बाद उसकी इतनी ग्रिप हो चुकी होती है, पेरेंट्स उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि ये अपने बच्चे को इस स्कूल में मैं दाखिल करवाऊंगा जी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ पे वो 1,000 रुपये फीस भरने के लिए भी तैयार है, वहाँ पे वो 15,000 20,000 रुपये फीस भरने को भी तैयार है। हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, कोई गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। गवर्नमेंट कैसे ठीक करेंगे? गवर्नमेंट का देखें, वैसे तो आपका बुनियादी जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, ये भी कहीं मैटर नहीं करता दुनिया में। हम देखें बेसिकली यहाँ रट्टाइज़म है, ठीक है ना। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि रट्टे लगवा टेस्ट ले के बस उसको करा रहे हैं। सर बाद में बैनर लगाना होता है ना, बोर्ड में दूसरी पोजीशन आ गई तो फिर वो कैश करा। वो तो सुना था ये भी है कि जी मार्केट में ये भी चीज़ें चल रही थी कि जी पैसे दे के बोर्ड में पोजीशनें भी आती हैं आपकी, ये भी ऐसे कोई सिस्टम होता है? नहीं, बोर्ड में मेरे ख्याल वो चीज़ें नहीं रही, कभी माजी का हिस्सा थे। अब हाँ, अब नहीं इस तरह। अब ये मुमकिन नहीं है कि बंदा अगर 50, 30, 40 लाख रुपया दे के जाए तो वो किसी पोजीशन पे नहीं आ सकता। अब ज़्यादा से ज़्यादा होती है अगर कोई हेरा फेरी तो ये होती है कि कोई बराबर के स्टूडेंट हैं किसी इदारे के, या बराबर के नंबर आ रहे हैं, तो वो पैसे दे के अपना एक आध नंबर ऊपर करके चलें, टॉप की पोजीशन ताकि बैनर लगाने में आसानी रहे। वो तो हो सकता है। तो तीसरी पोजीशन पे 6 लड़कों को डाल दिया। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं खरीदी जा सकती। तो अभी हम अगर इसको एंड करना चाहें, टाइम हमारा प्रोग्राम को ख़त्म हो जाए, तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? कोई 1-2 स्टेप्स जो गवर्नमेंट इनिशियली ले। एक तो आपने कहा कि जी बजट आप बढ़ाएं, तो बजट पे सर आप अगर 50 करोड़ लगा देंगे तो फिर इन्हीं सिस्टम पे जाना है ना, इन्हीं स्कूलों वालों ने जाना है, तो वो सारी चीज़ें फिर वो घपले में चली जाएंगी। को वो फर्नीचर पता लगेगा कि जी वो 5 करोड़ का जो फर्नीचर था वो 3 करोड़ का फर्नीचर खरीदा गया, 2 करोड़ का फर्नीचर ही ऐसे उधर ऊपर नीचे हो गया, तो फिर तो काम सारा ठप ही हो जाएगा। पैसे आप आज दे भी दें इनको, टीचर की मेंटालिटी को कैसे ठीक करेंगे सर आप? देखें, उसके लिए जो बुनियादी चीज़ें मैं समझता हूँ ना,
एक तो बजट तो वाकई उसमें अहम है, इसमें तो कोई शक नहीं हाँ, कि पैसे तो बहुत हैं। आपको 6%, अगर आपने पाकिस्तान को, मुल्क को आगे लेके जाना है तो आप बाकी जीडीपी का 6% जीडीपी करना पड़ेगा। जीडीपी का 6% वो कर दिया। वो कर दिया। दूसरा step। उसके बाद ये है कि आप प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करें, आपकी ये बेस है। बाहर का जो टीचर, सबसे ज़्यादा टीचर वो प्राइमरी स्कूल का टीचर, हाँ वो लेते हैं, क्यों? बच्चों ने बेस बनानी होती है। तीसरा ये है कि आपको टीचर्स की ट्रेनिंग बड़ी मस्ट है। ठीक है। आपके टीचर्स आजकल की जो जदीद ट्रेनिंग है या जदीद जो टेक्नोलॉजी है, जो थ्योरीज हैं, उस पर पूरा नहीं, टेक्निक्स हैं, वो उस पर पूरा नहीं उतरता, बहुत ही कम स्टैंडर्ड है जी। तो जो कम स्टैंडर्ड का टीचर्स है वो आगे नए तकाज़ों के साथ कैसे पढ़ा रहेगा जदीद सिलेबस। आपको मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई सिलेबस दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनका सिलेबस को देख के वही सिलेबस आप इस तरह अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? आप उस लेवल का कर सकते हैं ना, तो आप अपने सिलेबस को तब्दील करें। टीचर्स की ट्रेनिंग बुनियादी चीज़ है कि आया कि वो जदीद सिलेबस को बच्चों को आगे पढ़ा भी सकता है, बच्चों की स्किल में इजाफा कर सकता है, ये बुनियादी चीज़ है। अच्छा मान साहब, मैं इसको क्विकली करता हूँ, रिकैप कर लेता हूँ। जीडीपी आपने कहा जी सबसे पहले है, फिर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर आपने कहा जी टीचर की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, फिर आपने कहा जी सिलेबस को अपग्रेड होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हो गई। 4 चीज़ों के बाद आप अगर कहते हैं कि ये सारा काम मॉडल बना लेते हैं तो हमारी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी विदाउट स्टिक। जी हो सकता है सर, अगर टीचर कैसे काम करेगा? नहीं, देखिए ये जो 4 चीज़ें हैं, हाँ, ये बुनियादी चीज़ें हैं आपकी, और इसका तसलसल भी हो। फिर देखें, तसलसल बड़ा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। हाँ वो बुनियादी, ये इस 4 चीज़ों पे आप कोई हुकूमत आए जाए इस पे इत्तेफाक होना चाहिए, नहीं तो फिर बाकी दावे ही हैं बस। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट वही है, जीडीपी दे दिया आपने, प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने टीचर की ट्रेनिंग देनी है, आपने सिलेबस। अभी जिसने एजुकेशन डिलीवर करनी है वो नहीं करता, सारा कुछ होने के बावजूद भी। टीचर्स की आपने देखे मॉनिटरिंग की तरह, आप उसको साल के साल प्रमोशन दे रहे हैं, उसका आप आउटपुट नहीं देखते, ना प्रिंसिपल का देखते हैं, ना कॉलेज के हेड का देखते हैं, ना वीसी का देख रहे हैं। भाई आपने साल में आपका आउटकम क्या है, इतने पैसे लगाए गए, आपने कहा जी फंड कम है जी जीडीपी का, वो हमने दे दिया। आपने कहा कि जी आपका प्राइमरी सिस्टम ठीक कर दिया, वो भी दे दिया। अभी आपने कहा जी टीचर को ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपने करोड़ों रुपए की टीचर की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करवा दी, आपने सिलेबस भी बेहतरीन कर दिया, आपने कंसिस्टेंसी। जब तक आप उसका ईयरली बेसिस पे उसकी जो एसीआर टाइप की होती है वो आप नहीं कैलकुलेट करवाएंगे तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े हैं। नहीं, ये तो बुनियादी बात है, लेकिन इस पे वैसे है, अब इनकी प्रमोशनें जो हैं वो इनके रिजल्ट से मशरूत हैं। टीचर्स की प्रमोशनें, इवन टीचर की ट्रांसफ़र भी वो उनके रिजल्ट से मशरूत है कि उन्होंने डिलीवर क्या किया है। ये तो है उनके पास चेक एंड बैलेंस है कि आप उनकी क्लास का, उनकी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए ही नहीं दिए। ये सिस्टम तो है। नहीं, अगर रिजल्ट के साथ है तो मान साहब एजुकेशन सिस्टम में आप देखें, आप जो पुराने स्कूल, मुस्लिम स्कूल में आप जाके देखें, आप ये पायलट स्कूल में जाके देखें, आप रफ़ाहम जाके देखें, ये जो हिस्टोरिकल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपका कैसा है जो आपका रिजल्ट का सिस्टम है। अगर वो सारे टीचर्स रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं और उनकी एनुअल बेसिस पे प्रमोशन भी हो रही हैं, तो फिर उधर क्यों नहीं बच्चे को आप किसी को कोई भेज रहा? नहीं, रिजल्ट वो इतना अच्छा भी नहीं दे रहे। देखिए, जिसको हम एक आइडियल रिजल्ट कहें, मोर देन 80%, मोर देन 90%, चले वो तो रिजल्ट समझ में आता है। अब बोर्ड के रिजल्ट से आप 3-4% ऊपर देके कह देंगे हमारा रिजल्ट अच्छा है, वो तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। फिर म्यारी तालीम भी नहीं है ना हमारे। हाँ, सबसे बड़ा मसला है कि म्यारी तालीम नहीं है। बस हम लगे बंदे जा रहे हैं, रट्टा सिस्टम है, पढ़ाए जा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, कोई वक़्त नहीं है उनकी। इवन आपका MBBS इंजीनियर बाहर चला जाए, डॉक्टर बाहर चला जाए, वो कम्पीट करने के लिए है ही नहीं कम्पीट करना। मैं कहता हूँ बाज़ यूनिवर्सिटियों के जो दाखिलों के टेस्ट हैं वो इतने म्यारी होते हैं कि हमारे अगर यहाँ प्रोफेसर हज़रात चले जाएँ ना तो वो शायद वो दाखिला टेस्ट भी क्लियर ना कर सकें एडमिशन लेने का। ठीक सर, मान साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो हम अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इसको सीक्वेंस वाइज प्राइमरी एजुकेशन पे, फिर कॉलेज पे, हाई पे, या फिर हम यूनिवर्सिटीज़ पे हम एक सीरीज़ इस पे करना चाहेंगे और उम्मीद है कि आप हमें टाइम भी देंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इसमें हमारे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे जब हमने बात की है तो ये 5 चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं कि तो जीडीपी आपका
एजुकेशन का जो बजट है वो 6% होना चाहिए जीडीपी का। आपकी प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रांग होगी, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, जिस पे आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग एम्पायर खड़ी करनी है। तो अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर होंगी तो उसके बाद आप उसको यूनिवर्सिटी लेवल में 10 पीएचडी दे दें, आप 200 पीएचडी दे दें, तो वो म्यार तालीम नहीं बना सकता जब तक उसकी बेस फाउंडेशन क्लियर नहीं है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। ये मान साहब का ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा है कि जी सिलेबस आपका अपग्रेड होना चाहिए जो वर्ल्ड को कम्पीट कर सके। और इसके बाद उनकी थी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए, और फिर आपकी मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तब जाके आप एजुकेशन को सही डायरेक्शन पे मूव करने की पोजीशन पे आएंगे, सफ़र शुरू करेंगे। आप 0 से शुरू करेंगे तो 1 पर पहुंचेंगे। ये सारे स्टेप्स करने के बाद तो मंजिल तक कब पहुंचेंगे ये अल्लाह जानता है। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।